दोस्तों नमो आईएएस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 का इतिहास, चैप्टर नंबर 5। हमारे चैप्टर का नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ये हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक से। ठीक है, कल हमने चौथा चैप्टर पढ़ा था, आज पाँचवा चैप्टर है हमारा। तो आइए देखते हैं कि एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले वही स्टोरी जो हर चैप्टर के साथ हम पढ़ते आए हैं। देखिए, चुनाव का दिन। जब संकरण उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। वोट आपको भी डालना चाहिए, ठीक है, वो आपका अधिकार है। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। संकरण जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। संकरण ने सोचा, कुछ लोग शासक कैसे बने। आइए देखते हैं शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। ये तो आप जानते ही हैं, हमारे यहाँ शासक कैसे चुने जाते हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये लोग कैसे चुने जाते हैं। जो लीडर होते हैं, जो देश को चलाते हैं, उसको उनको चुनाव द्वारा चुने जाते हैं, जनता के मतदान के द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। देखिए, ये प्रक्रिया जनता के मत द्वारा, ये प्रक्रिया हमारे देश में मुश्किल से अभी 70 से 80 साल के आसपास हुआ जब से ये चुने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले शासकों का चुनाव कैसे होता था, शासक कैसे चुने जाते थे। तो देखिए, करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। पहले चुनाव कैसे होता था, लोग बड़े बड़े यज्ञ करते थे और उन यज्ञों को आयोजित करके वो राजा के रूप में, शासक के रूप में विद्यमान हो गए, यानी शासक के रूप में स्थापित हो गए। देखिए, अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब ये होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह विशिष्ट यज्ञ जो था विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित राजा, सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। देखिए, पहले क्या होता था, एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाता था। इसमें एक घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता था घूमने के लिए। वो घोड़ा स्वतंत्र होता था, वो कहीं भी जा सकता था। लेकिन कंडीशन ये था, जैसे वो घोड़ा एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो भी उस राज्य में कोई भी उस घोड़े को नहीं पकड़ सकता था। अगर किसी ने उस घोड़े को पकड़ लिया तो उसको अश्वमेध यज्ञ जो राजा करता था उससे युद्ध करना पड़ता था। और अगर आपने जाने दिया तो जाने देने का मतलब ये होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली है और आपने उसकी स्वाधीनता स्वीकार कर ली। उसके बाद जिन राजाओं के यहाँ विचरण करके घोड़ा घूमकर, जिनके राज्यों से होकर घोड़ा गुजरा होता था, उन सभी राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ जो था वो विशेष पुरोहितों द्वारा किया जाता था, मतलब साधु संतों द्वारा, महात्माओं द्वारा, ऋषियों द्वारा, ऋषि मुनियों द्वारा यह यज्ञ करवाया जाता था और उनको बहुत सारा उपहार दिया जाता था।
साथ ही जो राजा अश्वमेध यज्ञ में आमंत्रित किए जाते थे वो भी अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के लिए बहुत सारे उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। देखिए, जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है राजा, वो जाहिर सी बात है उसका स्थान तो मुख्य होगा ही। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। ठीक है, या तो राज सिंहासन पर बिठाते थे या बाघ की खाल से बनी एक गद्दी होती थी, आसन होता था, उस पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। युद्ध के समय जो राजा का सारथी होता था वही राजा का परम मित्र होता था, और युद्ध विजय के बाद या हारने के बाद उनके गुणों की, राजा के गुणों की जो गान करता था वो सारथी ही होता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। राजा के अलावा उनके जो भी सगे संबंधी होते थे, उनकी रानियां होती थी या उनके पुत्र होते थे, उनको भी छोटे छोटे यज्ञ अनुष्ठान करने पड़ते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना पड़ता। देखिए, जो अश्वमेध यज्ञ था वो राजा करता था, साथ ही उसमें उसका पूरा परिवार हिस्सा लेता था, उसकी रानियां, उसके पुत्र, सब लोग लेते थे। लेकिन जो राजा आमंत्रित किए जाते थे, आमंत्रण द्वारा जिनको बुलाया जाता था, वो लोग बस यज्ञ को बैठकर देखते थे। वो उन लोगों का उनमें कोई भी भागीदारी नहीं था। ठीक है, राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। जो ऋषि मुनि थे, जो पुरोहित थे, वो राजा के ऊपर एक पवित्र जल का छिड़काव करते थे। जैसे हम लोग पवित्र जल, गंगा जल होता है ना, वैसे ही विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। देखिए, आम जनता जो थी वो लोग बहुत सारे उपहार लेके आते थे, पर पुरोहित जो थे वो कुछ लोगों को शूद्र मानते थे। ठीक है, उन लोगों को अनुष्ठानों में शामिल होने की अनुमति नहीं होती थी। इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ। पेशे के आधार पर वहाँ कौन कौन से वर्ग शामिल थे, चाहिए सूची बनाइए ना। तो यहाँ देखिए दिया है, उस समय 4 सामाजिक वर्ग थे। उस समय जो वर्ग थे, मानव वर्ग था, वो 4 भागों में बटा था। पहला देखिए ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ब्राह्मणों का जो काम था वो वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था। ब्राह्मणों का सीधा सीधा कहिए शिक्षा दीक्षा और पूजा पाठ करना ब्राह्मणों का काम था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। ठीक है, उसके बदले में उन्हें कीमत मिलती थी उसकी। क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। जो क्षत्रिय थे वो लोग युद्ध करते थे और लोगों की रक्षा करते थे। वैश्यों के काम खेती, पशुपालन तथा व्यापार थे। जो वैश्य थे, जो व्यापारी थे, वो खेती करते थे, पशुपालन करते थे तथा व्यापार का काम वो लोग देखते थे। शूद्रों का काम जो था, वो जो अन्य 3 वर्ग था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनकी सेवा करना था। आगे देखिए, चित्र धूसर पात्र। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इनका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। देखिए कितना सुंदर मिला है, ये धूसर पात्र है। ये बहुत सारी चीज़ें यार मिली हैं। देखिए जनपद, महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जो महायज्ञ कर लेते थे राजा, जैसे अश्वमेध यज्ञ कर लिया, वो सिर्फ जनता के राजा नहीं रहे, पूरे जनपद के राजा हो गए। जनपद का शाब्दिक अर्थ देखिए, जनपद का मतलब क्या होता है, जन के बसने की जगह, जहाँ जनता बसती है। ठीक है, जन की बसने की जगह। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में
पृष्ठ 45 में दिखाए गए हैं। ठीक है, अभी आगे देखेंगे, आगे दिखाएगा। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। देखिए, पुरातत्वविदों ने कई सारे जनपदों में, मतलब राजा के राज्यों में खुदाई की है। ठीक है, 16 महाजनपद भी पहले होते थे ना, तो कई जनपदों में पुरातत्वविदों ने खुदाई की। उनमें से दिल्ली का पुराना किला था, उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक हस्तिनापुर जगह है वहाँ था, वहीं एटा के पास, ये भी उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, अंतरजी खेड़ा एक जगह है, वहाँ पे खुदाई में पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसे फसल का नाम मिला जिसका उल्लेख अध्याय 3 में नहीं है? बताइए, पढ़ा है ना आप लोगों ने। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। खुदाई में जो मिला है वो फसलें तो मिली हैं, उसके अलावा मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन भी मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। अभी आपने देखा ना धूसर पात्र ऊपर, वही। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। यह आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। देखिए, ये जो धूसर पात्र मिले हैं, जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, इस पे चित्रकारी की गई है जिन पे सरल रेखाएं तथा ज्यामितीय आकृतियां बनाई गई हैं। महाजनपद, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। देखिए, 2500 साल पहले जो जनपद थे वो इतने इम्पोर्टेंट हो गए कि ये जनपद से परिवर्तन होके महाजनपद में बदल गए, इनको महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। देखिए, ये हैं आपके महाजनपद जो हैं। देखिए, इसमें आप देखेंगे पांचाल, कौशल, वैशाली, बज्जी, मगध, राजगिरी, अंग, ये सब जो हैं, ठीक है, ये 16 महाजनपद हैं। पांचाल राज्य, कौशल राज्य, इनके बारे में अभी आगे आपको सब पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, ये देखिए, अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। राजधानी तो एक ही होती है, आज भी होती है, आपको पता ही है। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। देखिए, जितने भी महाजनपद थे प्रत्येक की एक राजधानी होती थी। ठीक है, राजधानी होती थी और इनकी किलेबंदी की जाती थी, मतलब चारों तरफ से बड़ी बड़ी बाउंड्रियां की जाती थी, कभी लकड़ी से, कभी ईंट की बड़ी बड़ी दीवारों से। ठीक है, आगे देखिए। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। देखिए, इन किलों का, देखिए किला क्यों बनता है, दुर्ग क्यों बनते हैं? ताकि दूसरे राज्य उन पे आक्रमण ना कर दे। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे, जबकि कुछ लोग, ठीक है, चारों तरफ से ऊंची दीवार इसलिए बनाते थे ताकि वो अपनी शक्ति का, अपनी समृद्धि का प्रदर्शन दूसरों के सामने कर सके, दूसरों को दिखा सके कि हम इतने शक्तिशाली हैं। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। हाँ, इससे देखिए ये फायदा होता था कि राजा, जो किले के अंदर लोग रह रहे हैं, उनको राजा अपने कंट्रोल में रख सकता था, उन पर निगरानी रखी जा सकती थी। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता होती थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। देखिए,
इतने बड़े बड़े दीवार बनाने के लिए ऐसे तो बन नहीं गई होगी, इसके लिए एक योजना बनानी पड़ी होगी। इसमें लाखों लोगों ने काम किया होगा, लाखों ईंटें लगी होंगी, पत्थर लगे होंगे, इनका इंतजाम हुआ होगा, तब जाके बना होगा ना, ऐसे थोड़ी बन गया होगा। इन सबको बनाने के लिए आपको पता है कितने संसाधन लगे होंगे। अरे यार, ऊंची ऊंची दीवारें इतने बड़ी बड़ी बनाने के लिए संसाधनों की आवश्यकता तो होगी ही। कौशाम्बी किले की दीवार, ये देखिए कौशाम्बी जो है ना, उसकी ये दीवार है, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, अब कितना बारीक, कितना यूनिक बनाए हैं। इसके एक भाग का जो निर्माण है लगभग 2500 साल पहले हुआ है। वाह। अब राजा सेना रखने लगे थे। पहले आपने पढ़ा था पिछले अध्याय में, जो राजा थे वह स्थायी सेना नहीं रखते थे, लेकिन अब जो था राजा स्थायी सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। पहले क्या होता था, पहले लोग एक सभा आयोजित करते थे, वहाँ बैठते थे, वहाँ बात विचार विमर्श होता था, और जो अधिक कुशल शक्तिशाली होता था उसको सरदार चुन लिया जाता था। अस्थाई सेना नहीं रखनी पड़ती थी, लेकिन अब अस्थाई सेना भी रखने लगे, उनको नियमित वेतन भी दिया जाने लगा। कुछ भुगतान संभव सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में आप अध्याय 8 में पढ़ेंगे। सिक्कों के बारे में, उनका वेतन जो सिक्कों के रूप में जो दिया जाता था उसके बारे में आगे पढ़ेंगे आप। महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे? दो अंतर बताइए आप। महाजनपद के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इस देखिए, जो बड़ी सेना रखेंगे या बड़े किले बनाएंगे तो उनको बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। उन्हें वेतन देना है, उसको बनवाने में किले बनवाने में खर्च होगा नहीं होगा, उन सब की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होगी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से उन पर कर वसूलने लगे। अब मान लीजिए जब बड़ी सेना रखेंगे, उनको नियमित वेतन देना है, और उपहार लोग रोज रोज लेके आते नहीं हैं, तो उपहारों पे निर्भर न रह के अब उन्होंने लोगों पर कर लगाना शुरू कर दिया। देखिए कर कहाँ कहाँ लगाए गए थे। फसलों पर कर लगाए गए, कारीगरों के ऊपर कर लगाए गए, पशुपालकों को जानवरों या उसके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था, जो शिकारी थे, जो संग्राहक थे, उन्हें जंगलों से जो वस्तुएं प्राप्त होती थी उन्हें देनी होती थी। कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। ठीक है, 2500 साल पहले कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन हुए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। जो हल थे पहले लकड़ी के होते थे ना, अब उसका जो फाल था अब वो लोहे का बनने लगा। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। देखिए, जब लोहे का फाल आ गया तो जुताई आसानी से होने लगी, फसल जो है पैदावार ज़्यादा हो गई। ठीक है, दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया। अब देखते हैं ना, पहले बीज डाल के पौधे तैयार किए जाते हैं, फिर उनका रोपण होता है। वैसे ही अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी थी। ठीक है, अभी देखिए सूक्ष्म निरीक्षण क्या है। मानचित्र 4 में मगध ढूंढो। मगध ढूंढवा दे क्या आपको? चलिए मगध ढूंढ लीजिए, आप भी क्या याद रखेंगे। मगध 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 कहाँ है? मगध मानचित्र 4 ये रहा। इसमें देखिए मगध ये रहा। हाईलाइट करना पड़ेगा। चलिए हम हाईलाइट ही कर देते हैं। हाईलाइट करने के लिए हमको थोड़ा ब्रश लेना पड़ेगा। ब्रश लेने के लिए हमको जाना पड़ेगा यहाँ, और ये देखिए आपका ये है मगध। ठीक है, मगध आपने देख लिया होगा, अच्छे से देख लीजिए, ये मगध है, इसके बारे में कह रहा था। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग कहाँ पहुँच गए थे। नीचे ये दीवार आपने देख ली, इसके बारे में पढ़ लिया, कर के बारे में पढ़ लिया, कृषि के बारे में पढ़ लिया। हाँ, ये देखिए
लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। देखिए 200 सालों के अंदर क्या हुआ, मगध इतना शक्तिशाली राज्य बनकर, जनपद बनकर उभरा कि आप सोच नहीं सकते। देखिए गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थीं। यातायात, जल वितरण, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। देखिए जो हाथी, मगध का जो एक हिस्सा तो जंगलों से भरा था, वहाँ से हाथियों को पकड़कर उन्हें शिक्षित किया जाने लगा और युद्ध में भाग लेने के लिए उन्हें शामिल किया जाने लगा। यही नहीं, जंगलों से घर बनाए जाने लगे, जंगल से लकड़ियाँ आने लगी, उनसे घर बनाए जाने लगे। गाड़ियाँ, रथ बनाने के काम लकड़ियाँ आने लगी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोह अयस्क की खदानें थी। बताइए, लोहे की खदानें भी मगध के पास थी। मजबूत औजार, हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। लोहा जो था मजबूत हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ मगध के लिए। ठीक है, और देखिए आगे, मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक, एक बिंबिसार तथा अजातशत्रु, अन्य जनपदों को जीतने के लिए यह हर संभव साधन अपनाते थे। बिंबिसार तथा अजातशत्रु जो थे, अन्य जनपदों को जीतने के लिए जो भी प्रयास करना पड़ता था वो करते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। जो महापद्मनंद था वो इतना शक्तिशाली था कि उसने मगध के विस्तार को उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगिरी, आधुनिक राजगीर, जहाँ बौद्ध महासभा हुई थी, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। जो राजगृह थी वो काफ़ी टाइम तक मगध की राजधानी थी। बाद में राजगिरी से राजधानी पाटलिपुत्र यानी आज का जो पटना है उसको बना दिया गया। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जो सिकंदर था आज से 2300 साल पहले, देखिए सिकंदर जो था मैसिडोनिया का राजा था, वो विश्व विजय करना चाहता था। विश्व विजय तो कर नहीं पाया, लेकिन मिस्र को और पश्चिम एशिया के कुछ राज्य थे जिनको वो जीतते हुए भारत में आता है। भारत में ब्यास नदी के किनारे पहुंचता है वो। जब उसने मगध की ओर क्रूज करना चाहा, मतलब मगध पे अपना कब्जा करना चाहा, जब उसकी मगध पे नज़र पड़ी तो उसके सिपाहियों ने साफ मना कर दिया। वो इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। जो सिकंदर के सैनिक थे वो इस बात से डर गए थे कि भारत के जो शासक थे उनके पास बहुत बड़ी सेना थी। पैदल सेना हो, चाहे रथ हो या हाथियों की सेना, बहुत बड़ी सेना थी इनके पास। देखिए वज्जी, जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही बज्जी राज्य था। मगध का पड़ोसी राज्य था बज्जी, जिसकी राजधानी जो थी वो थी वैशाली, बिहार। यहाँ आज का बिहार यानी यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। वाह, बताइए, यहाँ गण या संघ की व्यवस्था थी। गण या संघ में कई शासक होते थे। इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। देखिए, जहाँ मगध का एक ही राजा था, वहीं जो ये बज्जी राज्य था, वहाँ राजा जो थे, बहुत सारे राजा मिलकर एक संघ बनाते थे और वो संघ के माध्यम से कार्य किया करते थे। ये सब जैसे बहुत अनुष्ठान वगैरह होते थे, तो इससे पहले आपने देखा एक राजा अकेले करता था, लेकिन ये लोग एक साथ मिलकर अनुष्ठानों को संपन्न किया करते थे।
सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस, वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह से करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वो मिलकर चर्चाएं करते थे, बात विमर्श किया करते थे। वहाँ की जो स्त्रियां थी, दास थे तथा कामगार थे, जो काम करने वाले थे, इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। देखिए, स्त्रियां, दास और कामगार जो होते हैं, उन लोगों को इन सभाओं में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। बज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। बज्जी संघ के बारे में कहाँ से पता चलता है? ये प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ से पता चलता है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। उन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अब देखिए, थोड़ा यहाँ दिया है अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उसमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण नियमित सभाएं करते रहेंगे। देखिए, जब बुद्ध से अजातशत्रु ने सलाह मांगी वज्जी पे आक्रमण करने के लिए, तो बुद्ध ने पूछा कि ये बताइए, जो वज्जी की सभाएं हैं वो नियमित रूप से होती हैं तथा उस सभा में सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? तो अजातशत्रु के मंत्री ने कहा कि हाँ। तो बुद्ध ने कहा, जब तक वज्जीवासी उन्नति तब तक उन्नति करेंगे जब तक ये सभाएं आयोजित होती रहेंगी। देखिए, उन्होंने बताया कि पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन, उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, शहरों तथा गाँव में चैत्यों का रख रखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे, तब तक वज्जीवासी जो हैं निरंतर उन्नति करते रहेंगे। वज्जी संघ अन्य महाजनपदों से कैसे भिन्न था? कम से कम 3 अंतर बताइए आप लोग। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। वज्जी को कई राजा ऐसे थे जो जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। देखिए क्या हुआ, बहुत सारे राजा ऐसा चाहते थे कि वो वज्जी राज्य पर हमला करें और उसे जीत लें, लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद वज्जी राज्य जो है वो अब से लेके 1500 सालों तक चलता रहा। बाद में गुप्त शासकों ने गण और संघ पर इन पर देखिए, बाद में गुप्त शासक जो थे उन्होंने क्या किया, वज्जी पर आक्रमण किया और उसे अपने नियंत्रण में ले लिया, अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, कल्पना करिए, वैशाली के उस सभागार में तुम अंदर झांक रहे हो जहां मगध के राजाओं द्वारा आक्रमण का सामना करने के विषय पर चर्चा की जा रही है। तुमने क्या सुना, बताइए। नहीं बताएंगे, मुझे पता है। उपयोगी शब्द देखिए, राजा, अश्वमेघ, वर्ण, जनपद, महाजनपद, किलेबंदी, सेना, कर्ण, पौधरोपण, गण अथवा संघ। देखिए, ये सब चीज़ें आप नोट कर लिया कीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि एग्ज़ाम टाइम में जब ये हाईलाइट रहेगा ना दिमाग में, जब आप बैठेंगे पेपर देने, वो तो कहीं से उठा के पूछ लेंगे। देखिए, आजकल क्या होता है, एक ही टॉपिक से 4 स्टेटमेंट उठाएंगे और उसमें कुछ ऐसा डाल देंगे जो आपके दिमाग से आउट हो जाएगा। तो उसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि वो चीज़ जो है बहुत छोटी होगी और उस पर जहाँ वो कहते हैं ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो वही वाला हाल आपका ना हो जाए। तो कृपया ध्यान दीजिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। देखिए, बहुत से, मान लीजिए मेरी वीडियो पे 100 लोग विजिट करते हैं, उन 100 लोगों में से 1-2 लोग ही ऐसे होंगे जो वीडियो को पूरा देखेंगे।
वो 1-2 लोग पता वीडियो पूरा क्यों देखेंगे, क्योंकि वो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और बाकी जो 98 लोग हैं वो लोग 2 मिनट देखेंगे, 4 मिनट देखेंगे, फिर बोर हो जाएंगे, फिर रील देखना चालू कर देंगे यार। फिर कहते हैं कि यार मेरे एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ। अरे भाई ये बताओ, जो पढ़ेगा वही तो बढ़ेगा। बताओ, आईएएस का एग्ज़ाम आप देते हो, कितनी सीटें आती हैं? यूपीएससी कितनी सीटें निकालता, अभी कितनी निकली हैं? 1000 प्लस है, ठीक है। अभी एक बात बताओ, पेपर कितने लोग देंगे? 30-40 लाख लोग पेपर देंगे। अब 30-40 लाख लोगों में 1000 लोग हैं जिनको सेलेक्ट करना है, तो भाई साहब सेलेक्ट कौन होगा? आप जो 2 मिनट वीडियो देख के छोड़ के चले जाते हैं, या वो जो पूरी वीडियो देखते हैं अच्छे से पढ़ते हैं, वो होंगे ना, जाहिर सी बात है यार। तो आप लोग फालतू के काम मत कीजिए, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए। जब वीडियो ओपन किए हैं तो इसको पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद जाके रील देखिए। कुछ चला जाएगा? नहीं जाएगा। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए, बहुत आगे जाइए। चलिए बाय बाय, गुड नाइट। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। और मैंने आपको बताया ही है, इस चैनल फ्री रहेगा, इस पर कोई चार्जेस नहीं ली जाएगी और धीरे 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 करके इस पर हर सब्जेक्ट के वीडियो डाल दिए जाएंगे मात्र 1 से 2 महीने में, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। और एक चीज़ और, हमने करंट अफेयर्स सीरीज़ भी चालू कर दी है आज से, ठीक है। तो जल्दी जल्दी जाइए करंट अफेयर्स की तैयारी कीजिए, क्योंकि अब आ रहा है आपका प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स में आपको पता है आजकल करंट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो करंट की तैयारी अच्छे से कीजिए, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम जो MCQ बनाते हैं वो देखिए इस हिसाब से बनाते हैं कि आपके प्रीलिम्स की तैयारी होती रहे। प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसी हिसाब से ये क्वेश्चन आंसर तैयार किया जाता है। तो इसको अच्छे से पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ठीक है। ये यार देखियो, जो शेयर करेगा ना उसके ऊपर वाला केयर करेगा, ठीक। चलिए गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, सी यू। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप लोग ये क्वेश्चन आंसर कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब इतना तो आपके पास टाइम नहीं है, पर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बाय।